Hello my lovely students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So कैसे हो आप सब डियर स्टूडेंट? आई होप दैट आप सब लोग सही कर रहे होंगे। और आज हमारा जो चैप्टर है सब नेचुरल फिनोमेना, इसका मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए पार्ट 3, जिसमें हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और जल्दी पार्ट 4 भी आएगा जिसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूंगी। सो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, सो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले डियर स्टूडेंट, आई वांटेड टू टेल यू दिस दैट इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब, बिकॉज हम ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। और जब आप हमने सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम आप सबके लिए कर रहे हैं ना इतना, वो हमेशा करते रहें। तो ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। In this chapter, we shall discuss 2 destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. We shall also discuss which step which we can take to minimize destruction caused by these phenomena. ये थी कुछ पहली headlines जो मैं आपको बताना चाहती थी इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आज हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है डियर स्टूडेंट आपकी अर्थक्वेक। हम ऑलरेडी लाइटनिंग और यार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो अब क्या किसकी बारी बची? अर्थक्वेक की बारी बची है ना। तो मैंने आपसे कहा था हम यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे, जो कि है What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. अर्थक्वेक डियर ऐसी सेकिंग होती है या ट्रम्बलिंग आप अर्थ की कह सकते हो, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए चलती रहती है, राइट। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से डियर स्टूडेंट आपका कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जो है आ जाता है। अर्थक्वेक अगर ऑल द टाइम, अर्थक्वेक आपका हर टाइम आते रहता है ऑल ओवर द अर्थ, और हर समय अर्थ में आते रहता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। कभी कभी तो ऐसे तरह से अर्थक्वेक आते हैं कि हम उन्हें नोटिस तक नहीं कर पाते। कैन यू इमेजिन दिस? मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट। जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं आजकल इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर आते जा रहे हैं। फ्रीक्वेंट मतलब कि लगातार नहीं आ रहे हैं, लेकिन समय समय पर आते जाते हैं, ठीक है। दे कैन कॉज immense damage to buildings, bridges, डैम्स एंड पीपल। ये जो अर्थक्वेक होते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये आपकी बिल्डिंग, ब्रिजेस, पीपल जो है ना, इनमें सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अगर आपने अपने हिस्ट्री चैप्टर्स में पढ़ा होगा कभी, तो आप पढ़ना डियर स्टूडेंट कि भुज में जो आपका अर्थक्वेक आया था दैट वाज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि भुज का जो अर्थक्वेक था ना डियर स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया था। इवन see the Kashmir earthquake which is shown in your book, it is also so destructive. So कहीं ना कहीं earthquake बहुत destruction कर देते हैं, ठीक है। There can be the great loss of life and property. earthquake की वजह से डियर स्टूडेंट आपकी प्रॉपर्टी, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रक्ट हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं। That are the some causes of earthquake, right? earthquake के जो है आपके consequences हैं वो यही है कि इससे क्या क्या चीज़ें आपकी हो रही हैं, राइट। यहाँ पे देखो, अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। अब डियर स्टूडेंट आप इमेजिन करो कि आपका ये पहाड़ यहाँ पे है, ठीक है, पहाड़ वाला एरिया है, ओके। तो अब यहाँ पे नीचे अगर आपकी पृथ्वी हिल रही है, सो व्हाट विल हैपन? जो आपका पहाड़ है जो पत्थर से बना है वो क्या होगा, नीचे एकदम टुकड़े टुकड़े गिरेंगे, और उससे आपकी जो है सड़कों में जो गाड़ियाँ होंगी उनको कितना नुकसान होगा, कितनी सारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं फ्लड्स ला सकता है, सुनामीज ला सकता है, राइट। फ्लड कैसे लाएगा? अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, पानी का लेवल बढ़ेगा डियर स्टूडेंट अर्थक्वेक की वजह से। नीचे ज़मीन हिल रही है, पानी उबर आ रहा है, पूरा वेव्स ला रही है, सुनामी आ सकती है, राइट। तो अर्थक्वेक ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, राइट। अ मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered
ह्यूज लॉसेस। 26 दिसंबर 2004 में जो इंडियन ओशन थे वहाँ पे सुनामी आई थी डियर स्टूडेंट, और इतनी खतरनाक आई थी सुनामी, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, यू विल गेट टू नो दैट कितनी गंदी सुनामी वहाँ पे आई थी। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, इतना खतरनाक ये हादसा हुआ था। नेक्स्ट है एक्टिविटी 12.6, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द इंडिया, मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच यू कैन सी सफर डैमेज, कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ डिवास्टेशन कॉज्ड बाय सुनामी इन द इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। तो आपको पता है इसमें अंडमान एंड निकोबार इंडियन ओशन के यहाँ पे कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था। आप अपने मम्मी पापा से पूछ के इसकी जानकारी निकालो, कहीं से भी निकालो, आप मार्क करो पेसिस को कहाँ कहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ था, बिकॉज दीज आर ओनली द थिंग्स इन विच यू विल गेट द इंटरेस्ट मोर एंड मोर एज यू विल गो डीप इनसाइड दैट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, ऐसे क्या चीज़ है जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, राइट। हमने जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा था कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, क्यों अर्थक्वेक होती है, ऐसा क्या होता है अर्थ के अंदर जिसके अंदर अर्थक्वेक हो जाती है। My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when a bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? उसकी grandmother ने ये तो बता दिया, लेकिन इसको हम proof कैसे करें? Let us understand how the earthquake is formed. In ancient time, people did not know true causes of earthquake. Ancient time में, पुराने समय में जो होता है डियर स्टूडेंट, जो लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि अर्थक्वेक असल में हो क्यों नहीं। वो बोल तो देते हैं कि बेटा अर्थक्वेक ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन आखिर अर्थक्वेक हो क्यों रहा है ये उनको कहीं ना कहीं नहीं पता होता है डियर स्टूडेंट, कि जो अर्थक्वेक है उसका, अर्थक्वेक का असली कारण क्या है, ऐसा क्या अर्थक्वेक कॉज हो रहा है, ठीक है। अर्थक्वेक का डियर स्टूडेंट असली कारण क्या है, यही चीज़ होती है जो एंशिएंट टाइम के लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको जो चीज़ें बताई होती हैं वो वही चीज़ हमें भी बताते होते हैं और वो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, राइट। सो देयरफॉर expressed in mythical stories such as one told by Bhujo's grandmother. Similar myths were prevalent in many parts of the world. Okay, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं What could cause disturbance inside the earth? ऐसी क्या चीज़ है जो अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती है। Now we know that the tremors of are caused by disturbance deep down inside uppermost layer of the crust. हमें इतना तो पता है कि भाई वो डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, ठीक है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि वो डिस्ट्रक्शन कॉज होता क्यों है, राइट डियर स्टूडेंट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वही चीज़। तो नाउ वी नो दैट ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। तो क्रस्ट कहीं ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो जो पतली लेयर होती है ना, ये आई वांटेड टू हाईलाइट इट, प्लीज़ सी। तो ये देखो, ये जो लेयर है ना, ये अर्थ की, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। मिडिल वाली लेयर होती है, इसको हम मेटल कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट, अगर 7th की अच्छी तरह पढ़ी है आपने ज्योग्राफी। और यहाँ पे जो सबसे अंदर होता है इसको हम इनर कोर कहते हैं, और ये जो बाहर का होता है थोड़ा सा स्लाइटली, इसको आउटर कोर कहते हैं। तो पहले अर्थ के बारे में इतनी चीज़ें क्लियर कर लो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनसाइड द अर्थ, ये चैप्टर था आपका ज्योग्राफी में, याद करो सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, कॉल्ड क्रस्ट जो अपर मोस्ट लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नॉट इन वन पीस, इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट। जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, आउटर मोस्ट, वो फ्रेगमेंटेड होती है, वो सिर्फ एक पीस नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है, और ईच फ्रेगमेंट को हम लोग प्लेट्स कहते हैं, ईच फ्रेगमेंट को। तो डियर स्टूडेंट, जो ये मैं आपको बताने जा रहे हैं ना, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है पहले बताओ। आउटर मोस्ट लेयर होती कौन सी है? क्रस्ट ही होती है। अब बेटा जो क्रस्ट होती है ना, वो आपकी लेयर होती है, लेयर, वो पीसों में बटी होती है। ऐसा नहीं होता कि वो पूरा एक ही पीस हो गया, नहीं, वो फ्रेगमेंटेड है, और जो हर एक फ्रेगमेंट है ना, वो आपका प्लेट कहलाता है।
These plates are continual motion. ये लगातार मोशन में चले जाते हैं. When they brush past one another, जब वो एक दूसरे से निकलते हैं, और plate goes under another due to the collision, गलती से जो प्लेट है वो किसी और के अंदर चले गई, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट. और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में जो है डिस्टर्बेंस आ जाता है. क्रस्ट में डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखो आउटर मोस्ट लेयर. जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, लेयर की बात कर रही हूँ मैं, लेयर, क्रस्ट की बात नहीं कर रही. क्रस्ट तो डियर स्टूडेंट आपका अर्थ का हिस्सा है, लेकिन मैं आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रही हूँ, लेयर की. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दिया. सबसे पहले क्रस्ट आया, फिर मेंटल आया, फिर आउटर कोर आया, फिर इनर कोर आया. तो ये फ्रेगमेंटेड हो जाए अलग अलग पीसों में, प्लेट्स में. जब ये प्लेट एक दूसरे पर टकराती है या नीचे चल जाता है कोई एक प्लेट, तो उससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है आपकी किस में, अर्थ में. राइट, तो इसकी वजह से अर्थ हिलती है. इट इज़ द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप द अर्थक्वेक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. और इसे डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्बेंस आपका अर्थक्वेक आता है. देखो यहाँ पे दिखाया है ना ब्रशिंग पाथ. जब ये एक दूसरे में कौन से मोशन में, ये सब लोग मोशन में होते हैं ना, कौन सा मोशन होता है वो डियर स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कौन सा मोशन होता है. यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअल मोशन. कॉन्टिन्यूअल मोशन कोई मोशन नहीं हुआ, लेकिन डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं मोशन मतलब होता है वो रेस्ट में नहीं है, वो चले जा रहे हैं. राइट, तो अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई, सो इट्स वेरी गुड. अब यहाँ पे है, साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्वेक, कैन दे ऑल्सो प्रिडिक्ट when and where next one will strike. लेकिन बूझो कहता है कि चलो मान लिया साइंटिस्ट को इतनी सारी बातें पता है अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या वो ये भी चीज़ बता सकते हैं कि अर्थक्वेक कब कौन सी जगह में स्ट्राइक करने वाला है. Although we know for sure what cause earthquake. हाँ, हमें ये पता चल गया कि earthquake cause क्या करता है. It is not yet possible to predict when and where next earthquake might occur. लेकिन ये हम लोग predict करें कि कहाँ दूसरा earthquake आने वाला है, ये it is not possible. Okay. नॉट येट पॉसिबल, अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, बाद में फ्यूचर में रिएक्शन हो सकता है. ओके, आई रेड समवेयर दैट द अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कुड ऑल्सो कॉज ट्रेमर्स. तो ये पहली जो आपको जानकारी बताई है, बहुत अच्छी जानकारी बताई है डियर स्टूडेंट. ट्रेमर्स ऑन अर्थ कैन ऑल्सो कॉज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. ट्रेमर्स आपके अर्थ में तब भी आ सकते हैं जब आपका वॉल्केनो इरप्शन होता है. वॉल्केनो इरप्शन मतलब वॉल्केनो के ऊपर से लावा गिरता है डियर स्टूडेंट, है ना. तो अब यहाँ पे देखो कैरीड आउट. हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट्स. ज़्यादातर जो अर्थक्वेक होते हैं डियर स्टूडेंट, वो अर्थ के प्लेट्स जब मूव करते हैं तभी होते हैं, लेकिन कोई रेयर अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो वॉल्केनो इरप्शन से, जो ट्रेमर्स होते हैं उनकी वजह से हो जाते हैं. Since earthquakes are caused by the movements of plates and boundaries of the plates are weak zone where earthquakes are more likely to occur, the weak zones are also known seismic or fault zone. ऐसे जोन्स डियर स्टूडेंट जहाँ आपका अर्थक्वेक होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे जोन्स को हम लोग कहते हैं सेस्मिक या फॉल्ट जोन्स. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas and whole Northeast run of Kutch. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एरिया सेस्मिक या फॉल्ट जोन में आते हैं वो कश्मीर है, वेस्टर्न या सेंट्रल हिमालयाज़ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश साइड का एरिया जो होता है नॉर्थ ईस्ट. देन वी हैव रन ऑफ कच्छ यानी कि वो गुजरात की साइड वो वाला एरिया, राजस्थान एंड इंडो गैनेटिक प्लेन मीन्स जो स्टूडेंट जहाँ आपसे गंगा की नदी वगैरह बह के जाती है वो वाली प्लेन की बात कर रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन. कोई साउथ इंडिया के एरिया भी डेंजर जोन में होते हैं. द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल.
तो जितनी पावर का अर्थक्वेक आ रहा है ना, ये किस में एक्सप्रेस करते हैं? मैग्नीट्यूड में। कौन से स्केल में? रिचर स्केल में। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हाइयर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, बहुत पावरफुल अर्थक्वेक होता है, उनका रिचर स्केल में कम से कम मेजरमेंट मैग्नीट्यूड कहाँ तक जाता है? 7 से ऊपर जाता है। और बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक दैट मैग्नीट्यूड अंदर greater than 7.5. Can you imagine dear how destructive it was? जब उसका रीचर स्केल में कितना ऊपर गया है? 7.5 से ऊपर गया है। Can you imagine that? अब नेक्स्ट डियर हमारा The tremors produce waves on the surface of earth. These are called seismic waves. तो जो ट्रेमर्स होते हैं डियर अर्थक्वेक के सब, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ना एक टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये वेव्स वाइब्रेशन जो होती है ना डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग सेस्मिक वेव्स कहते हैं। वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ। और ये जो वेव्स होती हैं, इनको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड करते हैं? आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है एक सिर्फ वाइब्रेटिंग रॉड होता है और पेंडुलम, और यह पेंडुलम होता है, ठीक है, विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर्स अकर। जब ट्रेमर्स आते हैं तो ये सिस्मोग्राम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। अ पेन इज अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग सिस्टम। द पेन रिकॉर्ड्स द सेस्मिक वेव ऑन द पेपर विच मूव्स अंडर इट। और एक पेन भी उसमें अटकाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसी सेस्मिक वेव चल रही है। और वो पेन से हमें पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा अर्थक्वेक आ रहा है, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। देखो ये पेन ऐसे ऐसे हिल रही है, मतलब कि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये मकसद है कि पेन को क्यों लगाया? पेन को इसीलिए लगाया है डियर स्टूडेंट, ताकि हमें ये पता चले कि अर्थक्वेक आ रहा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, और उससे पेन भी आपका चलती जाती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इधर लिखा है कि बाय स्टडीइंग दीज वेव साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक एज शोन। और इस वेव से साइंटिस्ट एकदम मैप ऑफ अर्थक्वेक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है चार्ट पेपर में पेन लिखे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लाइक मैनी अदर स्केल्स इन साइंस डेसिबल इज अनदर एग्जाम्पल। रीचर स्केल इज नॉट लीनियर। दिस मीन्स रीचर स्केल लीनियर नहीं होती। डेसिबल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, साउंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। नहीं देखा है साउंड चैप्टर के वीडियो तो फटाफट साइंस की प्लेलिस्ट क्लास 8 साइंस में जाके फटाफट देख लो साउंड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है। तो इसमें अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ के आओ और फिर सम नेचुरल फिनोमेना की तरफ बढ़ो, क्योंकि ऑल द कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू योर प्रीवियस चैप्टर्स। सो यहाँ पे देखो, this means that an earthquake of magnitude 6 doesn't have 1.5 times the destructive energy of an earthquake magnitude। मतलब अगर मैग्नीट्यूड 6 है तो इसका मतलब हाफ टाइम्स जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक की है वो उसने वो रिकॉर्ड नहीं की हुई है। नेक्स्ट इज इन फैक्ट एन इंक्रीज ऑफ 2 in magnitude means 1000 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। 2 मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब 1000 टाइम आपका ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है डियर स्टूडेंट। कैन यू इमेजिन दिस डिस्ट्रक्शन बिकॉज बाय द earthquakes? Now see, therefore an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4। 4 के मैग्नीट्यूड से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है कहीं ना कहीं अर्थक्वेक रिलीज कर रहा है। ओके, सो अब हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक? दिस इज अ क्वेश्चन दैट एवरीवन्स माइंड अकर्स, राइट। सो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी आप यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेट्स रीड इट। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, वी नो फ्रॉम अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। हमने ये तो पढ़ लिया था कि डियर स्टूडेंट जो आपके अर्थक्वेक होते हैं उनसे हम लोग पता नहीं लगा सकते कि भाई अर्थक्वेक कब आने वाले हैं, है ना, हमें ये पता नहीं चल सकता। We have also seen that they can be highly destructive। हमें ये भी देख रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, है ना। It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all time। और इसी के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने लिए प्रिकॉशंस लें, बिकॉज यू ऑल नो दैट प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। तो जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं
अर्थक्वेक से बचने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अर्थक्वेक कितना डेंजरस है, राइट। पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन, जो पीपल सेस्मिक जोन्स में रहते हैं, सेस्मिक जोन्स डियर स्टूडेंट, है ना, सेस्मिक जोन्स, राइट, यानी कि जो खतरनाक जोन होता है, जहाँ पे आपकी अर्थक्वेक आने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, हैव स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर, उनको बहुत अच्छी तरह तैयारी की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ दिस जोन शुड बी डिज़ाइन दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स, इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो इनकी बिल्डिंग है वो ट्रेमर्स को सह सके, वो इतनी जल्दी ना गिरे, राइट। देन द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल, जो मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी होती है ये इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है पॉसिबल करा सकती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ, आपको स्ट्रक्चर सिंपल बनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा, अगर आप बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे तो गिरने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, तो आपको एकदम क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, मतलब जो डिज़ाइन करते हैं घर को, उनको बुलाना चाहिए ताकि आपका घर एकदम अच्छी तरह जो है स्ट्रक्चर हो। और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनको हमें दिखाना चाहिए कि कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करें सो दैट अर्थक्वेक अगर कभी आता भी है तो हम उससे बच सकें। इन हाईली सेस्मिक एरिया, जो बहुत ज़्यादा संभावना होती है जहाँ अर्थक्वेक आने की, द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्टर मटेरियल, हम टिम्बर या मड यूज़ करते हैं, हम लोग सीमेंट ज़्यादा उस एरिया में नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव, राइट। सो कीप रूफ्स एज टाइट एज पॉसिबल, हम रूफ को जितना टाइट कर सकते हैं उतनी टाइट हमें रखना ज़रूरी है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, अगर कभी स्ट्रक्चर फॉल भी होता है तो इतना बड़ा हमें डैमेज नहीं होगा जितना हमें हो सकता था। इट इज़ बेटर इफ़ द कपबोर्ड्स एंड सेल्स आर फिक्स टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल ईजिली, ये बेटर रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स, ओके, नॉट कपबोर्ड्स, इट इज़ कबर्ड्स, ओके, कबर्ड्स एंड शेल्फ हैं, आप फिक्स टू द वॉल, वो फिक्स्ड है वॉल से, अगर वो फिक्स नहीं होंगी तो व्हाट विल हैपन डियर स्टूडेंट, अगर कबर्ड गिर गई नीचे तो इट्स वेरी डेंजरस, राइट, दे डू नॉट फॉल इजीली। बी केयरफुल व्हेन यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्लेम्स, वाटर हीटर्स एक्सेट्रा, so that in the event of an earthquake they do not fall people, आपको अच्छी तरह जो अपनी क्लॉक है इन सबको लगाना चाहिए ताकि जब अर्थक्वेक आए तो ये इजीली गिरे ना, अटैच करना चाहिए मतलब अच्छी तरह। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कोई बिल्डिंग फायर कैच कर सकती है, राइट। इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू इन अ वर्किंग ऑर्डर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर उनके पास होना चाहिए ताकि वो बच सकें। देन वी हैव द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज़ डेवलप्ड नाउ हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंस हाउसेस, तो जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है तो उन्होंने ये रुड़की में, तो उन्होंने ये निकाल लिया कि कैसे वो जो अर्थक्वेक है उससे बचने के लिए हाउसेस बना सकते हैं। In event that earthquake does strike, take following step to protect yourself, हम क्या स्टेप ले सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक अचानक से आ गया तो। इफ़ यू आर एट होम, अगर आप अपने घर में हैं, टेक शेल्टर अंडर टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, आपको टेबल के नीचे रहना है ताकि कोई भी सामान अगर उधर पुधर हो तो आप पर ना गिरे, आप बच जाओ, ठीक है। तो टेबल के नीचे रहना है और वहाँ पे स्टॉप रहना जब तक आपका शेकिंग जो है बंद नहीं हो जाती है। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप पर गिर सकते हैं उन सबसे दूर रहना चाहिए आप को अर्थक्वेक के समय, ठीक है। दे मे फॉल ऑन यू। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड फ्रॉम अ पिलो, अगर आप अपने बेड में बैठे हो तो आपको कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने को सिर्फ और सिर्फ पिल्लो से बचा कर रखना है, ठीक है, अपने हेड को पिल्लो से कवर अप कर लेना है। नाउ इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर में नहीं हो, बाय द वे बाहर हो, फाइंड अ क्लियर स्पॉट एवरी अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, मतलब जो ये
कनेक्शन वनेक्शन वाली पावर लाइंस होती है ना, और ट्रीज बिल्डिंग, इन सबसे दूर आपको चले जाना है अर्थक्वेक आएगा तो, क्योंकि क्या होगा ना डियर स्टूडेंट, ये सब चीज़ आपके ऊपर गिर सकते हैं, सो इट विल बी वेरी डेंजरस, राइट। सो नाउ इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप कार या बस में तो उनसे से बाहर मत आइए। आस्क योर ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट्स। अपने ड्राइवर से कहो कि भाई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ हम सेफली बच जाएँ। डू नॉट कम आउट टिल ट्रेमर स्टॉप। आपको तब तक बाहर नहीं आना जब तक आपके जो ट्रेमर्स हैं वो स्टॉप नहीं हो जाते, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर विच इज सम नेचुरल फिनोमेना। क्रस्ट, व्हाट इज द क्रस्ट? क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। देन वी हैव डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब भी मैंने आपको बताया था दैट जब आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, यहाँ पे लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है। एक मिनट डियर स्टूडेंट, ताकि आप एकदम क्लियर डेफिनेशन लिख सको, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ले जा रही हूँ। सो डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था ना दैट जो फॉइल स्ट्रिप होती है वो अपनी एनर्जी जो होती है ना, यहाँ पर जो आपको लिखा है ना फॉइल स्ट्रिप वाला कॉन्सेप्ट, ये ध्यान से आपको देखना है। द रीज़न दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू द बॉडी, वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी कि उसमें जो चार्ज था ना, इलेक्ट्रिक का करंट, वो चले गया है, चार्ज उसमें से चले गया। डियर आई मीन टू से दिस ओनली दैट जो चार्ज था वो बेसिकली चले गया, ठीक है। तो डिस्चार्ज वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से चार्ज हमारा चले जाता है। जब हमने उस पेन को छुआ तो क्या हुआ, जो एल्युमिनियम फॉइल था वो एकदम ओरिजिनल स्टेट में आ गया, क्योंकि अब उसको चार्ज नहीं मिल रहा था, चार्ज हमारी बॉडी से सीधे अर्थ में चले गया, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अभी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर आगे जाके कीवर्ड आता है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग का कीवर्ड बता रही हूँ। डिस्चार्ज का तो डियर स्टूडेंट आपका यही है कि जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो डिस्चार्ज होता है, यानी कि उसमें चार्ज चले जाता है, तो हम उसे डिस्चार्ज कहते हैं। Then dear student, again our next keyword which is earth's plate। तो अर्थ प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका फ्रेगमेंटेड होते हैं, वो सब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो फ्रेगमेंटेड होती है, वो एक पीस नहीं होती, वो फ्रेगमेंटेड होती है। और ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम अर्थ प्लेट्स कहते हैं। Then if I talk about earthquake is phenomena which is caused by the shaking of plates inside the earth. Now the next is electroscope. What is the electroscope, dear student? Electroscope की मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहती हूँ, so see very carefully. इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन आप सभी को याद होगी कि मैंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर में समझाया था। अगर चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। ये देखो, ये वाली जो डिवाइस हमने बनाई थी ना, जिससे हमें पता चल सकता है, ठीक है, कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट, इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल डिवाइस इन विच वी गेट टू नो दैट द ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। वेट, नाउ आई एम मूविंग अप टू माई नेक्स्ट कीवर्ड विच इज here are the keywords. The next is lightning. तो lightning होती क्या डियर स्टूडेंट? lightning को मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँ, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज when they meet अपना, they form certain types of energy which air is also not able to resist. और ये टाइप की जो एनर्जी होती है ना, इसको हम लोग रिलीज जब हो जाती है ना नीचे, तो एकदम लाइटनिंग, लाइट आती है ब्राइट, और साउंड भी आती है, और इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज लाइटनिंग कंडक्टर. Lightning conductor is air, right? Then we have negative charge, positive charge. Negative charge and positive charge you all know, okay? Then we have Richter scale. What is the Richter scale, dear students? Richter scale ऐसी होती है जिसमें हम डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक को नाप सकते हैं कि अर्थक्वेक कितना डेंजरस आने वाला है, कितने लेवल का डिस्ट्रक्शन कर सकता है. Then if I have to talk about seismograph, what is the seismograph, dear student? सीस्मोग्राफ से हम वाइब्रेशन जो होती है ना अर्थक्वेक की, उसको नाप सकते हैं. एंड थंडर, जब थोड़ा भरम होती है, हवा आती रहती है, बारिश हो रही है. देन इफ आई टॉक अबाउट थंडर स्टॉर्म, सो बारिश, हवा, लाइटनिंग सब एक साथ आ जाते हैं, ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में भी पढ़ा हमने. जैसे ही हाथ रख दिया था मैंने पेन के ऊपर, तो चार्ज मेरे ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, सीधे अर्थ में गया.
अर्थिंग प्रोसेस आपको एकदम रिमेंबर रखनी है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जैसे सुनामी के बारे में हमने पढ़ा था, जब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक की वजह से वेव्स ऊपर ऊपर आने लग जाती तो हम इसे सुनामी कहते हैं। एंड लास्ट ट्रेमर इज लाइक अ वाइब्रेशन ऑन द अर्थक्वेक डियर स्टूडेंट, ठीक है। So these are certain keywords which I wanted to tell you, and the next video is going to be very fun because we are going to do our exercise. Thank you so much dear student for watching the video. I hope that you like it and will also enjoy the video, and also if you are new in our channel, please get to subscribe. This only gives us motivation to make more videos for all of you. Thank you so much dear students.